हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लाइकोलिसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट होता है और देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। वो पायरुविक एसिड क्या होता है, फिर लिंक रिएक्शन के थ्रू जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करती है। यही एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगी इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, और वहाँ से वो हाई अमाउंट ऑफ या फिर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मतलब NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 प्रोड्यूस करती है, जो कि फाइनली ETS के अंदर जाके वो ATP प्रोवाइड करती है हमें। तो चलिए देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में बेसिकली कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA भी कहते हैं। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल कहते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। इनको डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन क्रेब्स। हैंस क्रिश्चियन क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था इन फ्लाइट मसल ऑफ पिजियन, फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजियन, तो वहाँ से ये नाम पड़ा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको हम लोग TCA साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपाउंड सिंथेसाइज होती है। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो होती है क्रेब्स साइकिल में दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, और ये बन जाता है साइट्रिक एसिड। और इस प्रोसेस के दरमियान कोएंजाइम ए रिलीज हो जाती है। ऐसे आप जज कर सकते हो कि साइट्रिक एसिड में तो कोई भी कोएंजाइम नहीं है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो कोएंजाइम ग्रुप आया था उसको रिलीज होना पड़ेगा, ठीक है। साइट्रिक एसिड से फिर हम आपके पास में बनता है सिस एकोनिटिक एसिड, उसके बाद में बनता है आइसोसाइट्रिक एसिड, उसके बाद में बनता है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, इसके बाद में बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा। फिर हम लोग यहाँ इस डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपके पास में बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ से बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर वहाँ से बनेगा सक्सिनिक एसिड, इसके बाद में बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, फिर वहाँ से बनेगा मैलिक एसिड,
और फाइनली वहाँ से बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आपको पता चला कि ये जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है, जब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से एक कोएंजाइम ए ग्रुप रिलीज होनी पड़ेगी, क्योंकि एक सक्सेनिक एसिड में कोई भी कोएंजाइम ग्रुप नहीं है, तो वहाँ से कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगी और वो फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे रिलीज होगी और यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगी। कौन सी ग्रुप? कोएंजाइम ए। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक बार कार्बन की नंबर लिख देते हैं हर एक कंपाउंड में। कार्बन की नंबर लिख देते हैं। साइट्रिक एसिड से लेके ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड तक सभी 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। सभी 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड तक। उसके बाद में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके बाद से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से लेते हुए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक सभी 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। सभी 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। ठीक है, उसके बाद में चलिए देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लें। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होती है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली एसिटाइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोएंजाइम ए में बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एसिटाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें 2 कार्बन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें पता है कि लिंक रिएक्शन से एवरी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और सिंस ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल निकलते हैं, अगर हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लें तो वहाँ से लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेंगे और वही 2 मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल के अंदर आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल के हर एक टर्न में ईच टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल यूटिलाइजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूटिलाइज करने के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलाना पड़ेगा, मतलब 2 टर्न्स होनी चाहिए क्रेब्स साइकिल की। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में हम लोग लिखते हैं, तो हर जगह हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि जो रिएक्शन है वो 2 बार हो रहा है। हर जगह हम लोग 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स। हर जगह हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम लोग एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस लिख देते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पहले में चलिए लिखते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 2 तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कुछ जगह डी कार्बोक्सिलेशंस होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कौन कौन से पोजीशन पे होती है? 2 पोजीशंस ऐसी है, एक होती है इस पोजीशन पे, और जाहिर सी बात है कि सिंस रिएक्शन 2 बार हो रहा है तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल से निकलेंगी, क्योंकि हर एक टर्न के लिए 1 मॉलिक्यूल निकलती है, तो 2 टर्न के लिए ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगी? 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगी। आप जज भी कर सकते हो कि सिंस ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में 6 कार्बन है और उसके बाद वाला कंपाउंड में 5 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 1 कार्बन रिलीज हुआ होगा 1 टर्न में। अगर हम लोग 2 बार चलाएंगे साइकिल को तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। सिमिलरली उसके बाद में अगर हम लोग सक्सेनाइल ग्रुप की बात करें तो सक्सेनाइल में 4 कार्बन है, लेकिन ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है, मतलब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल रिलीज होनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन
मतलब कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रही है स्टोकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात हम लोग लिख देते हैं कि कौन कौन सी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे आपके पास में इन्वॉल्व है साइट्रेट सिंथेस या फिर साइट्रेट सिंथेटेस, साइट्रेट सिंथेटेस। अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो सेम है, लेकिन सिस एकोनिटेस और सिस एकोनिटेस दोनों जगह काम करेगा। उसके बाद में सिस एकोनिटेस। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद वाले के लिए होगा डीकार्बोक्सिलेस। इस वाले रिएक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। अल्फा केजी का मतलब ये है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट, वही मैं कहना चाहता हूँ कि अल्फा कीटोग्लूटारेट मतलब अल्फा केजी, ठीक है ना। उसके बाद में हो जाएगा सक्सिनेट थायोकाइनेस। फिर आपका हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्यूमेरेट या फिर फ्यूमेरेस भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद में हो जाएगा मैलेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये हो गए टोटल एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। अब कुछ एंजाइम्स हैं या फिर कुछ रिएक्शंस हैं ऐसे, तो अब हमें देखना है कि एसएलपी बेसिकली कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि कुछ जगह ऐसा है रिएक्शन में जहाँ पे डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस होती है, तो उस जगह को हम लोग एसएलपी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एसएलपी कहाँ कहाँ हो रही है। एसएलपी बेसिकली एक जगह होती है, वो होती है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जब बनती है, तो वो बेसिकली एसएलपी प्रोसेस कहलाती है। तो चलिए इस पे क्या होती है, बेसिकली जीटीपी की मॉलिक्यूल सिंथेसिस होती है। तो यहाँ से जीडीपी आता है और जीटीपी निकलता है, ठीक है, जीटीपी यहाँ पे निकल जाता है। और यही रिएक्शन क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस के साथ कपल होके रहती है। तो ये जब बैक यहाँ पे वापस जाएगी तो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि एटीपी की एक मॉलिक्यूल भी सिंथेसिस हो जाती है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली एटीपी की एक मॉलिक्यूल यहाँ पे भी सिंथेसाइज हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे एडीपी से बन जाता है एटीपी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे NADH प्लस H प्लस या फिर जो हाई एनर्जी कोएंजाइम्स है वो कहाँ कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड के बीच में एक रिलीज होता है NAD प्लस से बनेगा NADH प्लस H प्लस, और इसके सभी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पहले बने। उसके बाद अगर हम लोग देखें इस प्रोसेस में बनते हैं NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में बनते हैं इस प्रोसेस पे
मतलब जब सक्सेनिक से फ्यूमेरिक एसिड बनता है उस प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे FAD का एक मॉलिक्यूल यूज़ होता है। FAD बनता है FADH2 और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं क्योंकि रिएक्शन जो है 2 बार चल रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रोसेस में मतलब मैलिक से ऑक्सलो एसिटिक के बीच में एक NADH+H+ का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। NAD+ से NADH+H+, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ सिंथेसाइज हुआ ये मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमें कुछ और चीज़ें देखनी है कि यहाँ से बेसिकली पता चला कि यहाँ पे SLP भी हो रही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे SLP हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में आने की चांसेस कम है, फिर भी हम लोग लिख देते हैं, ये है कि रिवर्सिबिलिटी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन स्कीम में जितने भी रिएक्शन दिख रहे हैं सभी इरिवर्सिबल भी नहीं है और सभी रिवर्सिबल भी नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेट ऑफ रिएक्शन, टोटल 4 ऐसे रिएक्शन हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं, उसको छोड़ के बाकी सब रिवर्सिबल हैं। वो 4 रिएक्शन कौन कौन से हैं? पहला ये वाला रिएक्शन, उसके बाद में चौथा आइसोसाइट्रिक से ऑक्सलोसक्सेनिक वाला ये वाला रिएक्शन। उसके बाद में अगर हम लोग देखें 5वां ऑक्सलोसक्सेनेट से अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, और उसके बाद वाला ये वाला रिएक्शन। तो दिस एंड दिस, ये 4 रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, उसको छोड़ के बाकी सब रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबिलिटी का साइन दे देते हैं। ये वाला तो नहीं है, फिर ये वाला है, ये लास्ट दोनों नहीं है, 1 2 3 लास्ट तीनों नहीं होंगे, तो ये तीनों को छोड़ के उसके बाद जितने भी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। रिवर्सिबिलिटी का साइन हमने दे दिया। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल किस में कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कहाँ बेसिकली यूज़ होता है। अगर हम लोग देखें पहला तीसरा और उसके बाद में जो आपका 7वां रिएक्शन है, इस रिएक्शन में, और लास्ट वाला रिएक्शन मतलब सेकंड लास्ट, इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल आपका यूटिलाइज होता है। और अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड में एक मतलब इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल आपकी रिलीज होती है। चलिए दिखा देते हैं, 2H2O। सिंस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2 टर्न्स की, मतलब 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ पे हर जगह हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आया। उसके बाद में और कहाँ से आता है? पहला, तीसरा, 7वां और 9वां रिएक्शन। तो पहला में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, इसमें रिलीज होगा। उसके बाद में इसमें भी कुछ आपका, सर इसमें बेसिकली रिलीज नहीं होता है, यहाँ पे बेसिकली यूटिलाइज होता है, तो हमने गलत दिखा दिया। ये बेसिकली यूटिलाइज होता है यहाँ पे, ये रिलीज नहीं होगा, ये यूटिलाइज होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा यहाँ पे जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 7वां रिएक्शन आपका ये वाला हो जाएगा जहाँ पे SLP हो रही है। इसमें भी 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो 2H2O जगह इधर। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 9वां रिएक्शन, इसमें भी आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स के बैलेंस हमने दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, दैट इज़ हमें कैलकुलेट करनी है
एटीपी और वाटर कैलकुलेशन हमें करना है। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि क्रेब्स साइकिल हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल अल्टीमेटली कपल होती है ईटीएस के साथ। एनारोबिक में क्रेब्स साइकिल पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ईटीएस वहाँ पे हॉल्टेड है, ईटीएस वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्रेब्स साइकिल नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग देखते हैं एटीपी कैलकुलेशन। एटीपी कैलकुलेशन हमें तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, एटीपी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटीपी कैलकुलेशन, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि प्रोड्यूस कितना हुआ एटीपी। प्रोड्यूस्ड आपके पास में हुआ 2 एटीपी आया फ्रॉम डायरेक्ट लिबरेशन, मतलब एसएलपी से। एसएलपी से 2 रिएक्शन आया, तो 2 प्लस NADH प्लस H+ जो हमने यूज़ किया था, वो जब ETS में जाएगा तो वहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि NADH, ये आपको पता होगा कि NADH प्लस H+ जब हम लोग ETS से पास करवाते हैं तो वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आता है। और जब हम लोग FADH2 को पास करवाते हैं थ्रू ETS तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल आता है। तो सिंस हमने NADH प्लस H+ हमारा कितना रिलीज हुआ था, टोटल हमारे पास में 3 NADH प्लस H+ रिलीज हुआ था। अगर आप लोग ध्यान से देखें, देखिए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे रिलीज हुआ। एक यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे 2 हुए और इस प्रोसेस में 2 हुए, तो टोटल आपके पास में 6 रिलीज हुए थे। ठीक है, टोटल आपके पास में 6 रिलीज हुए थे, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 NADH प्लस H+ और हर एक से 3 ATP आएगा, तो 6 × 3 प्लस FADH2 कितना हुआ 2, और हर एक से 2 ATP आ रहा है, तो 2 × 2, मतलब बेसिकली हो गया ये 2 + 18 + 4, तो दैट गिव्स 22 ATP। ATP इतना प्रोड्यूस होता है टोटल क्रेब्स साइकिल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO2 कैलकुलेशन। अगर हम लोग CO2 की बात करें तो CO2 बेसिकली 2 प्रोसेस में रिलीज हुई, पहली इस प्रोसेस में और दूसरी इस प्रोसेस में। तो टोटल कितना, मतलब पहला इस प्रोसेस में और दूसरा इस प्रोसेस में, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल निकले, 2 और 2 4। तो प्रोड्यूस्ड आपके पास में कितना हुआ 2 + 2 = 4 CO2 के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में चलिए देखते हैं वाटर कैलकुलेशन। वाटर कैलकुलेशन में अगर हम लोग देखें कि प्रोड्यूस कितना हो रहा है, प्रोड्यूस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक ही जगह पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सब जगह पे वाटर कंज्यूम हो रहा है। तो प्रोड्यूस आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और कंज्यूम कितना हुआ, अगर हम लोग कंज्यूम की बात करें तो कंज्यूम में आपके पास में 1 2 3 4 जगह पे 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके कंज्यूम हो रहे हैं। तो नेट आपके पास में कितने हो जाएगी 4 × 2 दैट इज 8। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि प्रोड्यूस्ड में ये तो हुआ डायरेक्ट लिबरेशन, और उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ आपका NADH प्लस H+ से भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, FADH2 से भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा। तो यहाँ पे NADH प्लस H+ कितना यूज़ हो रहा है 6, और यहाँ पे FADH2 2 है, तो यहाँ पे 6 × 1 6 × 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, और टोटल आपके पास में आ जाएगा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो प्रोड्यूस हो रही है 10, कंज्यूम हो रही है 8, तो नेट प्रोडक्शन ऑफ वाटर कितना होगा 10 - 8 दैट इज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो बेसिकली यही एक चीज़ है कि एटीपी कैलकुलेशन हम जब करते हैं तो यहाँ पे एसएलपी की कंसिड्रेशन भी होती है। एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड के कैलकुलेशन में कोई भी स्टेप में कंजम्पशन एटीपी की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती, इसलिए उस कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। और बाकी जगह पे लेकिन वाटर की अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है लिबरेशन, मतलब डायरेक्ट लिबरेशन जब होती है, और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस होती है थ्रू NADH+H+ एंड FADH2। तो उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ये आ गई NADH+H+ से और ये आई है FADH2 से। कंजम्पशन की अगर बात करें तो कंजम्पशन हम लोग जानते हैं कि 4 जगह पे 2-2 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, क्योंकि हमने क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलाया, तो वहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड हुई। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जान के रखना चाहिए। वो फैक्ट है कि पहली बात अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA और फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA, ये दोनों टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA होता है साइट्रिक एसिड और फर्स्ट मेंबर ऑफ CTA होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आपको ये ध्यान में रखना है। इसको OAA इस फॉर्म में भी एब्रिविएट करते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA हो गया साइट्रिक एसिड, क्योंकि उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम भी है, ठीक है। उसके बाद में है फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो सेकंड वाला टर्म मैंने लिखा है फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA, ये कहना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन तो साइक्लिक है। अब साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट मेंबर लास्ट मेंबर ऐसा करके कुछ जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग रिएक्शन को एक टर्न चलाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट मेंबर कौन है और फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है। तो यहाँ पे अगर आपको साइकिल को कंटिन्यूसली चलाना है तो आपको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कंटिन्यूसली रिप्लेनिश करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग C3 साइकिल में करते हैं RUBP का। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रीजनरेशन, क्योंकि अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की डिफिशियंसी अगर हो गई तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड साइकिल हॉल्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो रिएक्शन स्टॉप भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और एंड मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन so that you get notified first of all whenever my new video is released. Till then, keep studying and stay tuned.